Hello everybody, how do you do? Very good. I'm Rajesh, English and Soft Skills Trainer. This is your class 10th History, Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. The topic is the making of nationalism in Europe. In the last part 12, we discussed about suffrage, different measures, aristocratic privileges, which gained popularity. In this part 14, dear students, today we'll discuss ahead. Let's start part 14 of your chapter 10. Chapter 1, class 10th history, the rise of nationalism in Europe. Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states. नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड, नेपोलियंस के जो प्रशासनिक मापदंड थे, प्रशासनिक क्रियाकलाप थे, उन्होंने क्या क्रिएट किया था, क्या बनाए थे? आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. कॉन्फेडरेशन, डियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन दिस मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. कॉन्फेडरेशन मीन्स एसोसिएशन और अलायंस, संगठन. 39 स्टेट्स का संगठन बनाया था. काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज, काउंटलेस, लॉट ऑफ, मेनी, ढेर सारे अनगिनत, काउंटलेस, अनगिनत, अनगिनत सिद्धांतों के एक संगठन बनाया था. वो संगठन किन से मिलके बना था? 39 स्टेट से मिलके बना था. ईच ऑफ दीज पसेस्ड इट्स ओन करेंसी. ये जो 39 स्टेट्स थे, इनमें से प्रत्येक स्टेट का क्या था? इनकी खुद की करेंसी थी, खुद की मुद्रा थी. एंड वेट्स एंड मेजर्स, और खुद के भार थे और मेजर्स थे, मापक थे. अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 customs barriers and pay a customs duty of about 5% at each one of them. A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg. एक मर्चेंट, एक व्यापारी जो कि 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जो यात्रा करता था, क्या करने के लिए? टू सेल हिज गुड्स, अपने गुड्स को, अपने सामानों को सेल करने के लिए. वुड हैव हैड टू पास थ्रू, उसको जाना पड़ता था, उसको होकर गुजरना पड़ता था. किन चीज़ों से? 11 कस्टम्स बैरियर्स. डियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन. कस्टम्स बैरियर्स मीन्स taxes that are collected at the borders of one's country. जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं बॉर्डर पे, अपने देश के बॉर्डर पे, उसको हम कहते हैं कस्टम्स बैरियर्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. एंड पे अ कस्टम्स ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम. और हर कस्टम बैरियर पे उस मर्चेंट को, उस व्यापारी को कितना पे करना पड़ता था? एज अ टैक्स 5% एट ईच वन ऑफ देम. प्रत्येक बैरियर पे 5% पे करना पड़ता था. ड्यूटीज़ वर ऑफ्टन लिवीड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स. ये जो ड्यूटीज़ थे, टैक्सेस थे, वर ऑफ्टन लेवीड इम्पोज्ड, लगाए जाते थे. लेवीड कलेक्टेड और इम्पोज्ड लगाए जाते थे. अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स, सामान के भार और माप के अनुसार लगाए जाते थे. एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जैसा कि हर क्षेत्र का अपना खुद का एक पद्धति थी. क्या एक पद्धति थी? वेट्स एंड मेजर्स की, भार और मापक की पद्धति थी. दिस इन्वॉल्व्ड टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, और इसको कैलकुलेट करने में काफ़ी टाइम लग जाता था. टाइम कंज्यूमिंग, ढेर सारा टाइम लग जाता था. द मेजर ऑफ क्लॉथ, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कपड़े का माप, वॉस द एले विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ. ये जो यूनिट थी, जो इकाई थी, कपड़े मापने की जो इकाई थी, उसको क्या कहते थे? एले कहते थे. विच इन ईच रीजन, जो कि प्रत्येक क्षेत्र में, रीजन में, स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ, जिसकी कि हर रीजन में, हर क्षेत्र में इसकी लंबाई डिफर करती थी, विभिन्न होती थी. एन एले ऑफ टेक्सटाइल मटीरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ. अगर फ्रैंकफर्ट में अगर एक एले कोई भी टेक्सटाइल मटेरियल ख़रीदा गया था
तो वो आपको कितनी कीमत देता था, कितना सामान मिलता था? 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ मिलता था। इन मेंस 55.1 सेंटीमीटर, इन न्यूरेमबर्ग 65.6 सेंटीमीटर, इन फ्रेकबर्ग 53.5 centimeter. Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes. Such conditions, ये ऐसी जो शर्तें थीं, were viewed, इनको इस प्रकार से देखा जाता था कैसे? as obstacles, ये परेशानियाँ थीं, अड़चनें थीं, obstacles प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ये अड़चने थी, हिंड्रेंसेस, ये अड़चने थी, टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ, ये इकोनॉमिक एक्सचेंज, आर्थिक नियमावली एंड ग्रोथ में, विकास में ये अड़चने थी। बाय द न्यू कॉमर्शियल क्लासेस, ये न्यू कॉमर्शियल क्लासेस जो थे, नए व्यापारिक वर्ग ने इन्होंने देखा कि ये तो काफ़ी अड़चने हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, हिंड्रेंसेस हैं। who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, जिन्होंने इस पे बहस किया था क्या? for the creation of a unified economic territory, कि एक एकीकृत सिंगल इकोनॉमिक टेरिटरी हो, आर्थिक सरहद हो, आर्थिक राज्य हो, आर्थिक क्षेत्र हो, allowing the unhindered movement of goods, जो कि अनहिंडर्ड, बिना किसी अड़चन के सामानों के मूवमेंट को, यहाँ वहाँ आने जाने को, ट्रांसपोर्टेशन को, बिना प्रॉब्लम के यहाँ वहाँ सामान मूव कर सके। पीपल एंड कैपिटल, लोग भी और पूंजी भी यहाँ वहाँ जा सके। इन 1834 अ कस्टम्स यूनियन और ज़ोल्वेरिन was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. इन 1834 में अ कस्टम्स यूनियन और ज़ोल्वेरिन वॉज फॉर्म्ड, एक कस्टम्स यूनियन या ज़ोल्वेरिन बनाया गया था एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया, जिसका इनिशिएटिव, जिसको आगे बढ़कर के हिस्सा किसने लिया था? प्रूशिया ने। एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स, और प्रूशिया का साथ किसने दिया था? मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स, जर्मनी के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, अधिकांश राज्य प्रूशिया के साथ मिल गए थे इस काम में। द यूनियन अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। द यूनियन अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स को यूनियन ने, इस केंद्र शासित ने अबॉलिश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। एंड रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2, जो कि नंबर ऑफ करेंसीज, मुद्रा अभी 30 से भी ज़्यादा थे, उनको रिड्यूस करके, कम करके कितना कर दिया था? ओनली 2 कर दिया था। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज़ का जो नेटवर्क था, जो चैनल था, इसको बना करके या इसकी उत्पत्ति से फर्दर स्टिमुलेटेड, इसकी उत्पत्ति ने फर्दर स्टिमुलेटेड, आगे चल करके भी स्टिमुलेट किया, आगे बढ़ाया, लिवरेज किया, ऊपर को, चीज़ों को ऊपर को ले गया। क्या क्या? मोबिलिटी, गतिविधि को, गति को, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इससे क्या क्या फ़ायदे हुए? इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आर्थिक भलाई हुई। टू नेशनल यूनिफिकेशन, किस प्रकार से आर्थिक भलाई हुई? नेशनल यूनिफिकेशन, राष्ट्र को एक करने में, राष्ट्रीय एकता में आर्थिक भलाई हुई। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, वेव डियर स्टूडेंट्स, धारा, एक जो आर्थिक राष्ट्रवाद की जो धारा थी, स्ट्रेंथेंड, ताकतवर बना दिया, मजबूत कर दिया था इसने। द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम, उस समय जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, जो राष्ट्रवाद की जो भावना बढ़ रही थी, बह रही थी उस समय, ग्रोइंग एट द टाइम, उस समय जो बढ़ रही थी, इसको एक करने की, एक नेशनलिटी बनाने की भावना पैदा हो गई थी। Dear students, this is the end of your part 14, class 10th history, chapter 1, the rise of nationalism in Europe. I'll see you in the part 15, next part. Till the time, keep loving literature and SST. Have a great day. Bye bye.